हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक इट। हम लोगों ने इससे पहले मौर्योत्तर काल का प्रशासनिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति देखी थी। और अब हम सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य काल के बाद जो एक एकीकृत साम्राज्य बना वह था गुप्त साम्राज्य। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है कि इस वंश की स्थापना के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। देखिए कैसे। पहला इसका जो शासक था वो क्या था? श्री गुप्त। दूसरा शासक माना जाता है घटोत्कच को, और ये महाभारत का घटोत्कच नहीं है, ये गुप्त साम्राज्य का एक शासक है। और तीसरा माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ये तीन शासक हैं। इनके बारे में पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट करेंगे। यहां से मुख्य रूप से गुप्त वंश शुरू होता है, किंतु जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है वहां से हमें उसके पूर्वजों के रूप में इनका श्रीगुप्त का और घटोत्कच का भी वर्णन मिलता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि यह 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि 280 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और 319 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल शुरू होता है। तो इनके बारे में पहले हमें बेसिक क्या था कि जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। इनके बारे में माना जाता है कि यह कुषाणों के सामंत थे ये, और सामंत से धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने साम्राज्य को स्थापित किया। और इन्होंने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वह कौशांबी में स्थापित किया था। तो यह याद रखना है आपको कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौशांबी में हुई थी। अब कौशांबी कहाँ है ये तो पता होना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश, वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट स्थित है। प्रयागराज के बगल में एक जिला है कौशांबी, वहीं पर यह इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये आता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना में आपको टिक लगाना है श्रीगुप्त को। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वह चंद्रगुप्त प्रथम था। यह चीज याद रखना है, वास्तविक संस्थापक अलग था और संस्थापक अलग था। तो हम लोग मुख्य रूप से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ही पढ़ेंगे। यहां से चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद समुद्रगुप्त, इसके बाद और भी राजाओं के बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला शासन आता है वह आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। 319 ईस्वी में यह शासन ग्रहण करता है और एक उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि यह धारण करता है, ठीक। और 319 ईस्वी में ही अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संपत्ति शुरू करता है। पहले बाद में देखते हैं। अब इसका विवाह किससे होता है? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी क्या नाम था? कुमार देवी। हमें इनके बारे में इसके सिक्कों से पता चलता है, और विवाह के पश्चात यह कुमार देवी का नाम अपने सिक्कों पर उत्तीर्ण करवाता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक। कुमार देवी से विवाह किया और विवाह के पश्चात अपने सिक्कों पर इनका नाम उत्कीर्ण करवाया। सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करवाया। अब जो ये गुप्त संवत की स्थापना की थी इसने 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत की स्थापना की, जो कि 319-320 ईस्वी में माना जाता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। अब इसी गुप्त शासक ने, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले रजत मुद्रा शुरू की। और रजत मुद्रा शुरू करने वाला यह पहला गुप्त शासक
रजत मुद्रा शुरू करने वाला यह पहला गुप्त शासक था। ठीक, तो इसके बारे में इतना इस फैक्ट याद रखना है। अब क्या होता है कि 319 में यह राजा बना और 335 ईस्वी में यह अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को नियुक्त करता है। तो अब जब समुद्रगुप्त आता है तो समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं। यह भारत के सबसे महानतम सम्राटों में से एक था। इसने पूरे आर्यावर्त से लेकर दक्षिणावर्त तक की सबकी विजय की थी। और एक अंग्रेज हैं विंसेंट स्मिथ, उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वह 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक था। ये याद रखिए। अब क्या होता है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, यह जब राजा बनता है तो यह कुछ उपाधियां धारण करता है। उनका नाम क्या था? समरशथ, समरशथ, सर्वराजोच्छेता, अश्वमेध कर्ता। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बारे में, ये पहला जो गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया वह कौन था? समुद्रगुप्त। और इसने एक और उपाधि दी थी, उसका नाम था परम भागवत। इससे यह पता चलता है कि यह भागवत धर्म का मानने वाला था। तो ये चीज याद रखनी है। ये इसकी उपाधियां हो गई। अब इसके बाद इसने आर्यावर्त के 9 राज्य जीते और दक्षिणावर्त के 12 राज्य जीते। ये सबसे ज्यादा इसके बारे में याद रखना है आपको कि इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राज्य जीते। इसी कारण विंसेंट स्मिथ एक अंग्रेज थे, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का जिस प्रकार नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, वैसे ही यह भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारता। अब इसका एक दरबारी होता है, इसका नाम था हरिसेन। दरबारी था, इसका नाम था हरिसेन। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अब प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयागराज में स्थित एक प्रशस्ति है इसकी, जहां पर इसके जीवन के बारे में और इसके साम्राज्य के बारे में वर्णन हमें मिलता है। अब जो इसका एक इसकी जो मुद्रा थी या स्वर्ण सिक्कों पर, इसके स्वर्ण सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह संगीत प्रेमी था। तो आपको ये याद रखना है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें, इसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो आता है वह क्या होता है? रामगुप्त। अब हम रामगुप्त के बारे में, किंतु रामगुप्त क्या होता है कि यह शकों से युद्ध हारता है और इसकी पत्नी होती है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी को शकों को देने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु इसका छोटा भाई होता है, कौन? छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। यह क्या करता है? रामगुप्त और शकों दोनों को मारता है, अर्थात शक राजा और रामगुप्त दोनों की हत्या करता है और स्वयं ध्रुव देवी से विवाह करके गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं आगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्या होता है
कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? रामगुप्त। रामगुप्त बनता है 375 ईस्वी में और 380 ईस्वी तक शासन करता है। इसका किसके शकों के साथ युद्ध होता है, जिस युद्ध में यह पराजित हो जाता है तो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को देने का निर्णय करता है। इसमें इसका जो छोटा भाई था, इसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी, और यह शकों से युद्ध में पराजित हो गया था। इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, यह शक राजा और रामगुप्त दोनों की हत्या करता है और पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करता है और स्वयं गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। तो हमें देखना है मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, इसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनका शासनकाल जो था 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक था। ठीक, तो आपको यह याद रखना है कि इनका शासनकाल कब तक था? 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक। अब इनके कुछ और नाम भी थे। इनके नाम क्या क्या थे? देवराज, देवश्री और देवराय और देवराय, ये इनके मुख्य नाम थे। अब इसके बाद इन्होंने कुछ उपाधियां भी ली थी। वह उपाधियां कौन कौन सी थी? पहली उपाधि थी विक्रमादित्य, यह तो पहले ही बता चुका हूं। पहली उपाधि थी विक्रमादित्य। इसके अलावा विक्रमांक परम भागवत, यह उपाधि इनसे पहले भी धारण की जा चुकी थी। तो परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक परम भागवत, ये उपाधियां इन्होंने धारण की। ठीक, अब इन्हीं के समय में, किनके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और भारत के बारे में कुछ चीजें इसने बताई, जैसे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश या इनके राज्य का मध्य क्षेत्र, यह क्या था? ब्राह्मणों का क्षेत्र, ब्राह्मणों का देश कहा। और इसकी जो पुस्तक है, जिसमें अपनी यात्रा का इसने वृत्तांत बताया है, इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। ये आपको याद रखना है, फो क्यों की फाहियान की पुस्तक का नाम है। ठीक, अब इसके कुछ दरबारी भी थे। उनके राजकवि का नाम आपको याद रखना है, राजकवि। इनके राजकवि हुआ करते थे शाब, ये प्रमुख याद रखना है। और इसकी सभा जो होती थी, इसमें नवरत्न भी थे। अब यह नवरत्न कौन कौन से थे? इनमें प्रमुख थे जैसे वाराहमिहिर, अमर सिंह, घट परकर। सबसे प्रमुख जो थे वो थे कालिदास। कालिदास क्या थे? विद्वान थे या कवि थे, आपको ये याद रखना है। इसके बाद इनके एक और कवि थे, इनके दरबारी थे या नवरत्नों में से एक थे, उनका नाम था धन्वंतरी। ठीक, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब क्या होता है आगे? इसकी एक पुत्री होती है, इसका विवाह, इसकी एक पुत्री होती है, इसका विवाह वाकाटक नरेश के साथ करता है। तो यही आपको याद रखना है। ठीक, अब इसका एक सचिव
संधि विग्राहक सचिव, क्या नाम लिखेंगे? संधि विग्राहक सचिव था, इसका नाम क्या था? वीरसेन। वीरसेन। अब इस वीरसेन ने कहा? उदयगिरी की पहाड़ियों में, उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था और यह शैव मतानुयायी था। क्या था? शैव था या शैव मतानुयायी। आपको ये याद रखना है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे इसके समय में इसने अपने भाई की हत्या की, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसने अपने भाई की हत्या की थी और कुमार ध्रुव देवी के साथ विवाह किया था। अब इसका उत्तराधिकारी होता है कुमार गुप्त। तो आइए इसके बारे में हम आगे शुरू करते हैं। अब इसका उत्तराधिकारी आता है कुमार गुप्त शासक बनता है 415 ईस्वी में और 454 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन 412 से 415 के बीच में हमें एक और शासक का नाम मिलता है, लेकिन यह विवाद का विषय है। इसका नाम था गोविंद गुप्त, लेकिन हमें इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, तो हमें केवल कुमार गुप्त के बारे में पढ़ना है। तो कुमार गुप्त जब शासक बना तो शासक बनते ही इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। इसने श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र की उपाधियां भी धारण की। अब इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह मिलती है हमें विसलगढ़ नामक अभिलेख से, कि कब इसने, विसलगढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ या इसने शासन कब संभाला। ठीक, तो विसलगढ़ अभिलेख और इसके सिक्कों से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसका अंतिम समय या इसके शासन का अंतिम समय कब से कब तक का था। अब जब वेनसांग भारत आया, कौन? वेनसांग, इसने इसे शक्रादित्य कहा है। इसने इसे शक्रादित्य के नाम से बताया है। तो इतना होता है। अब क्या होता है कि यह शिक्षा के मामले में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। तो आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र। और इसके राज्याभिषेक की जानकारी हमें विसलगढ़ अभिलेख से मिलती है और इसके सिक्कों से हमें इसके अंतिम काल की जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके काल में वेनसांग ने इसे शक्रादित्य के नाम से पुकारा है। ठीक, तो इतना हमें याद रखना है। अब क्या होता है कि इसका उत्तराधिकारी आता है स्कंदगुप्त। ठीक, अब स्कंदगुप्त क्या करता है कि जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 454 ईस्वी में, तो इसका उत्तराधिकारी बनता है स्कंदगुप्त। और जैसे ही स्कंदगुप्त इसका उत्तराधिकारी बनता है, स्कंदगुप्त जैसे ही स्कंदगुप्त इसका उत्तराधिकारी बनता है या शासन संभालता है, उसी समय भारत में हुणों का आक्रमण हो जाता है। तो हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा के लिए
यह अपने पुत्र को भेजता है और हुणों पर यह विजय हासिल करता है। इस विजय का वर्णन इसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है। तो इसका जो शासनकाल था 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक, और जैसे ही यह शासक बना, पहली बात हुई हुणों का भारत पर आक्रमण। क्या हुआ? हुणों का आक्रमण। ठीक, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब यह क्या होता है? विजयी होता है। इसके विजय का उल्लेख हमें, हुणों पर विजय का उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और इसका एक पुत्र होता है, इसका पुत्र जिसका नाम था चक्रपाणि। तो हमें जूनागढ़ अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि चक्रपाणि यह विदेशियों पर विजय प्राप्त करता है, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का यह पुनरुद्धार करता है, अर्थात उसकी मरम्मत करता है, इसकी मरम्मत करवाता है। तो यहां पर इसका शासनकाल खत्म होता है। अब क्या होता है कि इसके बाद के ज्यादा शासक जो थे इतने प्रतापी नहीं थे या इतने बड़े शासक नहीं बने। अब इसका जो अंतिम बड़ा शासक बन करके आता है वह कौन होता है? चंद्रगुप्त तृतीय, सॉरी कुमारगुप्त तृतीय। यह इस वंश का अंतिम शासक था। अब क्या हो, यह वंश खत्म क्यों हुआ? इसके समाप्त होने का सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण था हुणों का आक्रमण। तो देखते हैं हुणों का आक्रमण। तो हुण थे कौन, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो प्रमुख कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का वह हुणों का ही आक्रमण था। तो हुणों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हुण क्या थे कि इनका जो राज्य था, इनकी राजधानी क्या थी? बामियान थी। बामियान कहाँ स्थित थी? अफगानिस्तान में। बामियान में इनकी राजधानी थी और इनका राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था। इनका राज्य पारस से लेकर के खोतान तक फैला हुआ था। ठीक, इनका राज्य पारस से खोतान तक फैला हुआ था। इनका एक राजा होता है तोरमन। यह पहला राजा था, पहला हुण शासक था, या पहला क्या प्रसिद्ध हुण शासक था। ठीक, अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है मिहिरकुल। यह भारत पर यही आक्रमण करता है मुख्य रूप से। जब भारत पर यह आक्रमण करता है, और इससे पहले देख लेते हैं जो मिहिरकुल था यह बौद्ध धर्म से घृणा करता था। बौद्ध धर्म से घृणा करता था और इसे मूर्ति भंजक कहा गया है। किसने कहा है यह भी बताते हैं। मूर्ति भंजक। जो चीनी यात्री भारत आते थे उन्होंने इसे मूर्ति भंजक कहा है। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है। अब क्या होता है कि जब गुप्त राजा जितने भी थे उन्होंने क्या किया, भारत के अन्य राजाओं के साथ गठबंधन बनाया। कहते हैं ना गठबंधन में बड़ी शक्ति है। तो अन्य राजाओं के साथ गठबंधन बनाया और इस गठबंधन के साथ मिलकर मिहिरकुल पर आक्रमण कर दिया और इसे कश्मीर तक खदेड़ दिया। कहां? कश्मीर तक खदेड़ दिया, जहां पर 542 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आपको ये यहां तक याद रखना है। फिर क्या होता है, यहां पर गुप्त साम्राज्य भी लगभग समाप्त हो चुका है और इसका गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक अंतिम महान शासक है कुमारगुप्त तृतीय हुआ। अब क्या है, इसके बाद हम गुप्त काल की राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद।